आज के शो में। मसला जूनागढ़ और मसला कश्मीर, भारतीय दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत। जूनागढ़ के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने की जरूरत। जूनागढ़ हमारा तारीखी और कानूनी हक। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूं आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम में एक अहम तरीन मसले से आपका एक पर्दा भी उठाएंगे और भारत का मुंह बोलता सबूत कि किस तरह भारत एक दोगली पॉलिसी के साथ कब्जा जमाए हुए है जूनागढ़ स्टेट के ऊपर। मसले कश्मीर का चर्चा आलमी सतह पर इंटरनेशनल फोरम्स पर होता है, लेकिन जूनागढ़ के मसले पर आज इस प्रोग्राम में हम आवाज़ भी उठाएंगे। हम आपको बताएंगे भी जो उनके लीगल हेयर्स हैं, यानी जो इस्पत नवाब ऑफ जूनागढ़ हैं, वो प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर साथ मौजूद होंगे और बताएंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, किस तरह पाकिस्तान का इखलाकी, पाकिस्तान का कानूनी हक है जूनागढ़ पर, और भारत की रियासत किस तरह गैर कानूनी तौर पर 9 नवंबर 1947 से गैर कानूनी तौर पर इलीगल ऑक्यूपेशन रखती है जूनागढ़ की। आज के प्रोग्राम में हम करेंगे बेनकाब। इस पर पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, भारतीय सतह पर हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान की दिफाई महाज पर नेशनल सिक्योरिटी के लेवल के ऊपर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। एक सैर हासिल गुफ्तगू प्रोग्राम में जूनागढ़ स्टेट के तनाजुर में इस हवाले से भी हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता चलूं जो प्रोग्राम में साथ हैं हमारे नवाब ऑफ जूनागढ़ जनाब नवाब जहांगीर खान जी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाइनस नवाब साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और इससे कबल के नवाब साहब से हम सवालात का आगाज़ भी करें जो इस हवाले से हमने देखा, और जिस तरह से मुहीद यूसुफ साहब जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उनकी तरफ से मौक़िफ़ आया था जब पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया था, तो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पाकिस्तान का स्टेटस पॉलिसी लाइन बताई थी और कहा था जी कि नए नक्शे पे पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपना हिस्सा जाहिर किया, और नए नक्शे पाकिस्तान ने कोई नया इलाका उन्होंने कहा था कि हमने शामिल नहीं किया, बल्कि ये वही इलाका है जिसे पाकिस्तान का क्लेम है और पाकिस्तान का है ये हिस्सा। इस इलाके पर भारत ने गैर कानूनी कब्जा जमाया था, और इस पर मुहीद यूसुफ साहब ने कहा था कि कोई तनाज़ा नहीं है, पाकिस्तान में माजी में भी जूनागढ़ को नक्शे पर इससे पहले भी अपना हिस्सा दिखाता रहा है, और बाद में किसी वजह से पाकिस्तान ने इसे नक्शे से निकाल दिया था, लेकिन ओरिजिनली ये हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा है, रहेगा। हम इसको दोबारा नक्शे पर लाए हैं और इसका मकसद अपने इलाकों के हवाले से पाकिस्तान की पोजीशन वाज़े करना है। ये मौक़िफ़ है पाकिस्तान के, जो ऑफिशियल पॉलिसी स्टैंड आप कह सकते हैं वो ये है। नवाब जूनागढ़ को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खान जी साहब, आपसे स्टार्ट करते हुए सर ये फरमाइए, क्योंकि ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है इसको इतने साल हो गए, आज इस फोरम से आपका मुतालबा का हुकूमत पाकिस्तान को वो आप आवाज़ उठा रहे हैं, वो किस तरह से मौसर तरीके से आवाज़ उठानी होगी आपके इस मसले को उजागर करने के लिए? नवाब साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच खान साहब। मैं सबसे पहले आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और आपका और आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आपको मालूम था कि कल 9 नवंबर था, ये वो दिन था जिस दिन हिंदुस्तान सरकार ने रियासत जूनागढ़ के ऊपर अपनी फ़ौज कशी करी और नाजायज़ तौर पर उसने रियासत जूनागढ़ का कब्ज़ा अपने फ़ौज के ज़रिए ले लिया। तो हम समझते हैं दिस इज़ एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। ये उसने बहुत गलत इक़दाम उठाया। दिस इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल एज ऑल इंटरनेशनल लॉ। तो वो उस दिन को हम कमेमोरेट करते हैं। तो उस हवाले से हमारी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसके बाद आज हमारा आफ्टरनून में एक सेमिनार भी हुआ, और अब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो ये हैगा कि हम समझते हैं, हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा इक़दाम हुआ है कि पाकिस्तान ने शुरू से तो वैसे दिखाया, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो पोस्टल स्टैम्प्स में भी जो नक्शा आता था पाकिस्तान का, उसके अंदर जूनागढ़ को वो ज़रूर एक बॉक्स के अंदर दिखाया करते थे। तो इसके बाद फिर इसमें कोई शक नहीं है कि दिस मैप ऑफ जूनागढ़ डिसअपीयर फॉर सम रीज़न, एंड अब जो हुकूमत दोबारा इसे लेके आई है तो उसने अपना जो स्टैंस है इज रीइटरेटेड इट्स स्टैंस एंड द स्टेटस ऑफ जूनागढ़। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर मैं तो कहूँगा टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आई एम वेरी
वेरी थैंकफुल एंड मेरे ख्याल से होना चाहिए। और ये जूनागढ़ का मसला काफ़ी अरसा पहले उठ जाना चाहिए था, अच्छा, मगर ये नहीं उठा। अब खैर बहरहाल अब देर आए दुरुस्त है, हम समझते हैं कि नासिर अगर इजाजत दें, क्योंकि ये बिल्कुल उठेगा। एंड नासिर अगर इजाजत दें, क्योंकि एक मुख्तसर ब्रेक है जिसके बाद आपसे बात जाएंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आ रहे हैं। नवाब जूनागढ़ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जूनागढ़ के मसले पे पाकिस्तान की हुकूमत की हिकमत अमली, नवाब जूनागढ़ का स्टैंड और दीगर हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज एक इंपॉर्टेंट इशू को हम हाईलाइट कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान अब नक्शे का हिस्सा ऑफिशियली है, और पहले भी था, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ ही है कि जूनागढ़ हमारा है, हमारा कानूनी इखलाकी हक है। जूनागढ़ के नवाब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। नवाब खान जी साहब, आपसे अहम तरीन सवाल ये भी कि 1949 में हम UN सेक्रेटरी काउंसिल में गए, वहां पर इस मामले को फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल से क्या रद्द-ए-अमल आया, और वो मामला उस वक्त, क्या आप समझते हैं कि अगर वो वक्त था, दैट वाज द टाइम, कि अगर कुछ आगे इस मामले को बढ़ाया जा सकता था? नवाब साहब। जी हाँ, बिल्कुल खान साहब, ये था कि उस वक्त ये सर ज़फ़रुल्लाह जो थे जी, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे। ही वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये मसले को लेके फिर गए थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो जब वहाँ इनने पेश करा, तो इसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक रूलिंग दी थी। उन्हें ये कहा था कि हम कश्मीर का मसला पहले देखेंगे, बिकॉज कश्मीर का इशू जो है वो दैट इज़ परटेनिंग टू द सिक्योरिटी ऑफ द रीजन। तो इसके बाद फिर हम जो है जूनागढ़ का इशू देखेंगे। मेरी ये समझ में नहीं आई कि ये यूनाइटेड नेशंस ने इस किस्म का रूलिंग क्यों दिया, क्योंकि देखें कश्मीर इज़ अ डिफरेंट इशू एंड जूनागढ़ इज़ ऑफ कोर्स अ डिफरेंट इशू फॉर्म का। और ये था कि कश्मीर के अंदर आप जानते होंगे कि जो भी हुआ वो नौनिहाल उसका कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ या नहीं हुआ, मगर बहरहाल इसमें तो कोई शक नहीं है कि दिस वाज 100% कि नवाब ऑफ जूनागढ़ ने एक्सीड करा पाकिस्तान के साथ, और एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ। तो उस वक्त बस ये हुआ, और इसके बाद फिर लियाकत अली खान साहब जो थे पाकिस्तान के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, उनने भी ये कहा कि हम ये जो लीगल ऑक्यूपेशन है, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरीज ऑफ जूनागढ़, इसे हमें किसी तरह कबूल नहीं है। और ये है कि उनने बताया जवाहरलाल नेहरू को कि ये द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, कि ये आपने गलत करा एंड यू शुड हैव नॉट डन दैट। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, दिस वाज अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल इंटरनेशनल लॉ एट द टाइम जो एग्जिस्ट कर रहे थे, जिसके तहत ये पूरे हिंदुस्तान के बंटवारे हुए। जी। और अब नवाब साहब, क्योंकि अब जहां पर हम स्टैंड कर रहे हैं जियो स्ट्रेटेजिकली, और कश्मीर का मसला जहां पर है खड़ा हुआ, आप समझते हैं क्या पाकिस्तान की हुकूमत को सिफारती लिहाज से, क्योंकि मैंने जो आपके जो जिन फोरम्स पे आप खिताबात हुए या जो जिस तरह से मामले को रेस किया जा रहा है, वहाँ 3-4 बातें अहम आई। उसमें कहा गया कि डेस्क कायम किए जाएं, उन डेस्क के ऊपर पाकिस्तान के मिशंस के अंदर जो इंटरनेशनल डेस्क हैं वहाँ जूनागढ़ के हवाले से बात हो, जूनागढ़ हाउस इस्लामाबाद में कायम किया जाए। एक बात यह भी है कि आलमी सतह के ऊपर वजीर आजम जिस तरह कश्मीर के मसले को उठा रहे हैं, इस तरह जूनागढ़ के मसले को भी उठाएं। तो ये जो मुतालबात हैं, ये आपकी तरफ से क्या क्या है, अगर हम उस पर बात कर सकें? जी हाँ, देखें अभी बातें तो ऐसी बहुत हैंगे। अभी तो ये मसले जो हैं, ये अभी जो बातें हुई हैं वहाँ, और इसके अलावा अब तो ये शुरुआत हुई है। कि तो देखें आगे हम लेके चलते हैं, फिर आगे कैसे जिस तरह डेवलपमेंट्स होंगी तो हम आप लोगों को आगाह करते रहेंगे उसके बारे में। जी। लेकिन नवाज साहब, अभी जो आप हुकूमत पाकिस्तान की जो ओवरऑल पॉलिसी स्टैंड है उसके ऊपर आप इससे मुतमईन है या समझते हैं मजीद कुछ होना चाहिए? नहीं, देखें क्योंकि रियासत जो है वो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है, तो ये हैगा कि उसके ऊपर फिर स्टेप बाय स्टेप आगे उसके ऊपर बढ़ते रहेंगे हम, पाकिस्तान सरकार। तो ये हैगा कि फिर जैसा जैसा होता जाएगा, जो जो वहाँ से देखें क्या होता हैगा, किस तरह होता है, ये इसका क्या रिएक्शन आता है, वो पाकिस्तान बेहतर समझता है सरकार के, फिर उसको किस तरह लेके चलना हैगा आगे।
तो बट स्टेप बाय स्टेप तो वी आर गोइंग टू बिल्ड अप अ टेम्पो सही। और एंड कायदे से दिस थिंग मोहम्मद इज गोइंग टू, ये हम लोग वी विल गो फॉरवर्ड इंशाल्लाह। कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो लेटर ऑफ एक्सेशन था जो आपके ग्रैंड पेरेंट ने साइन किया, तो फिर वहाँ वो कब्जा किस तरह रियासत पे हुआ? वो पाकिस्तान आए थे पीछे से? ये कब्जा हिस्टोरिकली थोड़ा बताएं, क्योंकि ये जब यहाँ आए, जो मैंने पढ़ा कि वो जब यहाँ पाकिस्तान आए, भारत ने मौका देखकर ये 9 नवंबर को जिस पर ऑक्यूपाई किया इस जगह को, ये किस तरह सब हुआ? इस पर कुछ अगर रोशनी डाल सके। जी हाँ, देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी फौजें लेके रियासत जूनागढ़ के अंदर दाखिल होता जब तक नवाब साहब वहाँ मौजूद थे रियासत के अंदर। तो ये हुआ कि 15 सितंबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन हुआ और इसके बाद 25 अक्टूबर को नवाब साहब तशरीफ़ लाए बड़ी खामोशी से, किसी को बताया नहीं। दिस वाज सपोज टू बी एब्सोल्यूट सीक्रेट। तो वो तशरीफ़ लाए यहाँ पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से बात करने के लिए ऑन इश्यूज़ ऑफ एक्सेशन। तो ये था कि मगर ये बात छुपी रह नहीं सकी, क्योंकि इंडिया की इंटेलिजेंस जो थी, नवाब साहब की गैर मौजूदगी कोई ढकी छुपी बात नहीं होती, रह सकती थी वहाँ रियासत के अंदर। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि उनको पता लग गया कि नवाब साहब तो चले गए हैं पाकिस्तान। तो 9 नवंबर को फिर उन लोगों ने फौजें भेजी हैं और कब्जा ले लिया जूनागढ़ का। वो आपको पता है, वो एक शख्स था जिसका नाम था सामरदास गांधी। वो ये महात्मा गांधी का जो था, ये उनका कोई रिश्तेदार था। तो ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान सरकार ने पूरा पहले से कोई इस तरह का प्लान बनाया था। तो ये वहाँ बम्बई के अंदर था और ये इसने आरजी हुकूमत का नारा मारा और इसके साथ एक लश्कर था, मॉबस्टर्स थे, गुंडे थे इसके साथ। अच्छा। तो इसने कहा कि अब हम लोग आएंगे वहाँ जूनागढ़ पर और हम लोग आके आरजी हुकूमत, उसने कहा कि हम आरजी हुकूमत हैं और उसने कहा कि अब हम जब आके वहाँ जूनागढ़ का कब्जा हम लोग संभाल लेंगे। तो इसके बाद जब वो वहाँ से रवाना हुआ, मगर वो पहुँच नहीं सका जूनागढ़ के अंदर, क्योंकि अगर जो वो पहुँचता तो इस बात का खदशा था कि बहुत डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो सकता था वहाँ। तो इसको हुकूमत हिंदुस्तान ने इरादतन ये सारी प्लानिंग करी थी। ये भारतीय हुआ और जो कि इसे जी उन्हें, जी हाँ, उनको इसके बाद फिर उन्होंने एक एक्सक्यूज लिया और ये जो सर शाहनवाज भुट्टो ने जो लिखा था उनको, तो उनने ये लिखा था कि इसका जो है, हम ये चाहते हैं कि टेम्पररी तौर के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल हो जाए वहाँ, और ये जो सामरदास गांधी था ये और इसका जो मॉबस्टर था वो किसी तरह जूनागढ़ की टेरिटरीज के अंदर ना दाखिल हो। तो ये था मसला। तो अब वो तो बिल्कुल, ये तो आर्जी तौर के ऊपर था, एक अमानतन तौर पर, और वो तो अमानत में ख़यानत कर गए और बैठ ही गए वहाँ बिल्कुल, और आज तक के देखें हटने का नाम नहीं रह रहे हैं। सही। और ये तो जो ये तो एक बिल्कुल एग्जांपल है, देखें, मैं तो पढ़ चुका हूँ जी कि किस तरह से ये तौसी पसंदाना जो मंसूबा भारत का शुरू से रहा है इस पर एग्रेसिवली के पाकिस्तान पे कब्जा करने का। फिर रेफरेंडम की बात भी हुई बीच में कि एक रेफरेंडम का भी जिक्र हुआ, वो मामला क्या था? जी, अब वो मैं तो समझता हूँ वो कोई, देखें, अगर जो आप इन लाइट ऑफ जस्टिस देखें तो वो कोई रेफरेंडम नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि रेफरेंडम तो जब होता कि जब नवाब साहब के एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल करा जाता और नवाब साहब वहाँ गद्दी पर बैठते, तो इन लाइट ऑफ जस्टिस वो बिल्कुल सही होता उस तरह से। यही स्टैंड फिर पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने लिया और आज तक के पाकिस्तान उसी पॉलिसी पर है कि नवाब को बिठाया जाए गद्दी पर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बहाल करा जाए। क्योंकि ये जो रेफरेंडम इनने करवाया, अब आप खुद अंदाज़ा करिए कि जिस जगह जो है वो चारों तरफ वो टैंक्स, वो बेचारे जूनागढ़ के लोगों ने कभी मैकेनाइज्ड डिवीज़न देखा नहीं था, टैंक्स और इंडियन आर्मी ने सराउंड करा हुआ हो और पूरी फौज हो वहाँ, एक डिवीज़न विद ऑल दैट मिलिट्री आर्सेनल। तो आप सोचें कि उसके अंदर हाउ कैन अ रेफरेंडम टेक प्लेस? नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखें,
तो अब उसके फिर जिस सूरत हाल में वो रेफरेंडम हुआ जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, तो फिर उसका नतीजा भी फिर ऐसा ही आना था, जाहिर है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये कोई फ्री एंड फेयर रेफरेंडम तो हुआ नहीं है। जो पोजीशन थी जो हमने देखा वो एक वेलफेयर स्टेट, मतलब जो फाइनेंशियली भी बड़ा पावरफुल एक उसकी जो क्रेडेंशियल्स थे, दे वर वेरी स्ट्रांग। अगर बात की जाए एज अ स्टेट, उस पर अगर आप थोड़ा बता सके कि क्या मतलब वहाँ पे माली मामला तो बिलखुसूस जो लोगों का वेलफेयर था वो कितना ज्यादा किस तरह था और क्या खुशहाल जिंदगी थी, क्या मामला थे वहाँ के? जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जूनागढ़ बहुत बड़ी खुशहाल रियासत थी, बिकॉज अल्लाह की तरफ से हर चीज़ अता करी थी अल्लाह ताला ने वहाँ। तो हमारे पहाड़ों में ब्लैक ग्रेनाइट था, विच वाज जो बहुत एक कीमती पत्थर होता है एंड हार्डेस्ट क्वालिटी होती है कि वो संगमरमर की। दैन इसके बाद वहाँ पहाड़ों के अंदर गोल्ड भी था, क्योंकि वो वहाँ से चश्मे बह रहे थे जिसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड आते थे वहाँ साथ पानी के। और इसके अलावा वो वाइल्ड लाइफ थी, तो एक पूरी सेंचुरी थी वाइल्ड लाइफ की, जहाँ नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी और एनिमल प्लैनेट वालों ने और ये सारी इसके ऊपर डिस्कवरी ने जो बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, तो वहाँ से भी बहुत रेवेन्यू जनरेशन हो सकता था। और ना तो सिर्फ ये बल्कि बंदरगाहें थी जहाँ से रियासत का आता था अपने रेवेन्यूज आते थे। तो इसके अलावा ये हैगा कि वहाँ जूनागढ़ के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसके अंदर तेल भी बरामद हुआ हैगा अभी। तो ये सब चीज़ें थी। तो जूनागढ़ वैसे भी जहाँ तकसीम हिंद से पहले 562 रियासतें थी, जूनागढ़ स्टूड द सेकंड रिचेस्ट आफ्टर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद दक्कन। इट वाज द मोस्ट वेल्थियस्ट स्टेट। एंड अगर जो आप पूरा प्रिंसली ऑर्डर ले लें जो कंसिस्ट करता है तकरीबन 562 स्टेट्स पर, तो उसके अंदर ये 2-4 और थे, हिंदू राजपूत और वो दूसरे। तो इसके बाद जूनागढ़ स्टूड अबाउट 6th रिचेस्ट इन द इंटायर प्रिंसली ऑर्डर। तो जूनागढ़ एक बड़ी खुशहाल रियासत थी। एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस था वो वाज बेस्ड ऑन अ टोटल वेलफेयर। जहाँ आप देखें कि एजुकेशन राइट फ्रॉम द वेरी प्राइमरी टू द हाईएस्ट लेवल्स जो थे वो दे वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जूनागढ़। वो उन्हें कपड़ा लता, उन्हें बोर्डिंग लॉजिंग खाना, उनको सारी किताबें, ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें उसके अलावा पॉकेट मनी भी दी जाती थी इनकरेजमेंट के लिए, ताकि वो स्टूडेंट जो हैं वो पढ़ाई की तरफ जाएं, ज़्यादा उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो। और जब अगर जो हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो फिर आप देखें कि हेल्थ केयर में मेडिसिन एंड हॉस्पिटलाइजेशंस वर द एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ना सिर्फ ये बल्कि फिर 5 लंगर भी चलते थे रियासत के अंदर, जिसमें जो रियासत की तरफ से जो लंगर चलते थे वो अलग और बेहतरीन खाने होते थे। और जो मज़ार शरीफ जो थे वहाँ उनके ऊपर जो लंगरों का एहतमाम होता था। मैं नवाज साहब आपका, क्योंकि बड़ी अहम आपने जो इसकी तारीखी हैसियत पे भी बात की है और कानूनी और इखलाकी तौर तक कब्जा है उस पर भी हमने बात की है नाज़रीन। अब ये जो हुआ है, जो कब्जा हुआ है, हम एक ब्रेक लेंगे नवाब साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, और हम आएंगे इस तरफ कि अब पॉलिसी ऑप्शंस क्या क्या हैं और हम किस तरह से इस मसले को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। और अहम तरीन जो स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट है इसको सामने रखते हुए पाकिस्तान अपने कार्ड्स किस तरह प्ले कर सकता है मौजूदा सूरत हाल में। इस इलीगल ऑक्यूपेशन, भारतीय कब्जे पर पाकिस्तान को अगर छुड़वाना है तो हुकूमत अमली क्या होनी चाहिए। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। बयान किया गया किस तरह भारत ने कब्जा किया जूनागढ़ के ऊपर। आज इस वक्त भारत का चेहरा जो बेनकाब हो रहा है मसला कश्मीर तो है ही, लेकिन मसला जूनागढ़, और इस पर हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली आखिर क्या होनी चाहिए।
साहबजादा सुल्तान अहमद अली साहब जो चेयरमैन है मुस्लिम इंस्टीट्यूट के, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अभी आपने नवाब जूनागढ़ को भी सुना है और अब साहबजादा साहब भी साथ हैं, और अहमद बिलाल सूफ़ी साहब जो कि एक बैनुल-अक़वामी उमूर बैनुल-अक़वामी क़वानीन के साथ होंगे प्रोग्राम में। मैं साहबजादा साहब आपसे पूछना चाहूँगा स्पेसिफिकली, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट है इस मसले को उजागर कर रहा है और काम कर रहा है आज भी और इससे पहले भी, किस तरह से हुकूमत मौसर तरीके से इस कब्जे को बयान कर सकती है, उजागर कर सकती है आलमी सतह पर, और उससे किस तरह से फवायद हासिल हो सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। पहली तो इसमें बात यह है कि गवर्नमेंट को बड़ा इस पर फोकस्डली काम करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड काम होता है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और दीगर मिनिस्ट्रीज इसको एक्टिव रखती हैं। पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो उसको आगे फैलाता रहता है, इब्लाग करता है उस मसले का। सबसे पहले तो पाकिस्तान को सफारती सतह पे इस मसले को डेवलप करने की ज़रूरत है और इस मसले को उजागर करने की ज़रूरत है। और जो इस वक्त मुतालबा नवाब ऑफ जूनागढ़ भी कर रहे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो कश्मीर के एम्बेसडर हैं, उनको जूनागढ़ का भी एम्बेसडर बनना चाहिए। दूसरी इसकी स्ट्रेटजी जो है वो, अभी आपने अहमद बिलाल सूफ़ी साहब का नाम लिया, वो इस पे अथॉरिटी हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को अपनी एक मौसर लीगल टीम सामने लानी चाहिए जो इसके ऊपर अपनी लीगल स्ट्रेटजी बनाए कि किस तरीके से इस केस को लेके आगे चलना है, क्योंकि ये लीगल मैटर है इंटरनेशनल लॉ में। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारे जो पाकिस्तान के दीगर ज़राए हैं उनको भी इसमें आगे लाने की ज़रूरत है, जिसमें एक इकदाम जो था वो नक्शे के अंदर इसको शामिल करना था। फिर पाकिस्तान के अंदर जूनागढ़ के ऊपर एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है ताकि लोग ये समझें कि जूनागढ़ जो है वो कोई लॉस्ट केस नहीं है, वो एक जिंदा केस है, उसके अंदर इतनी जान है। आज भी जब आप जूनागढ़ की बात करते हैं हिंदुस्तान की टांगें कांपती हैं। और मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तख्ते दिली कांप रहा है। हिंदुस्तान के जो दानिश्वर हैं वो तिल मिला रहे हैं इस मसले के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो जूनागढ़ को दोबारा उठा रहा है। और मेरे ख्याल में वो चंद एक इश्यूज़ जिनके ऊपर हिंदुस्तान वाकईतन जिनका नाम सुन के सहम जाता है उनमें एक जूनागढ़ है। और अगर इस इशू को पाकिस्तान आगे लेके आता है पूरी हिकमत अमली और स्ट्रेटजी के साथ, तो बहुत इसके अंदर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली फ़ायदा होगा। और जो इंडियन डबल स्टैंडर्ड्स हैं सिंस इट्स पार्टीशन सिंस 1947, वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज होते हैं। जिस तरीके से इससे पहले सेगमेंट में भी आपने इसके ऊपर बात की है, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अब जब आप कह रहे हैं कि जो जिस तरह मसला कश्मीर के ऊपर वज़ीर आज़म एम्बेसडर बने आप चाहते हैं, और ये नवाब जूनागढ़ भी चाहते हैं, जो मुतालबा ये है कि उसी तरीके से एम्बेसडर बने वज़ीर आज़म इमरान खान जूनागढ़ के नहीं है, और इससे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली फ़ायदा भी होगा जो आप कह रहे हैं। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये मसला किस तरह मुख्तलिफ है मसला कश्मीर से, और इसमें जो बेसिकली जो एक्सेशन राइट है और जो दीगर कानूनी लिहाज से भी कितना मुख्तलिफ है ये मसला कश्मीर से, ये भी ज़रा इस पर रोशनी डालते चलें। जी मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि कश्मीर की और इसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि कश्मीर के महाराजा ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, और हिंदुस्तान के साथ जो उनका लीगल डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है वो एलिस्टर लैम्ब जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, विक्टोरिया स्कोफिल्ड जो ब्रिटिश हिस्टोरियन हैं, इन सब के मुताबिक वो फेक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर राजा के ज़बरदस्ती के साइन हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो जूनागढ़ का एक्सेशन था पाकिस्तान के साथ, जिसके ऊपर सॉवरन ऑफ जूनागढ़ के और सॉवरन ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत हैं, वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, वो एक इंटरनेशनल लॉ के तहत होने वाला एक मुआहदा है, एक्सेशन है। इसलिए जो कश्मीर का हिंदुस्तान से एक्सेशन है वो फेक और बोगस है। इसके मुकाबले में जो जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ एक्सेशन था ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी। अब हिंदुस्तान ने एक तरफ जिसके उसका कोई एक्सेशन ही नहीं था उस रियासत पे भी उसने फौज कुशी की और कब्जा कर लिया, और दूसरी तरफ जो जूनागढ़ है जिसका पाकिस्तान के साथ बाज़ाब्ता इल्हाक था, जिस पे 15 सितंबर और जो कानून साजी पर और जो फैसला साजी पर
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक अहम तरीन पैगाम लेकर हम आए हैं। पोलियो के 2 कतरे आपको अपने बच्चों को लाजमी पिलाने हैं। ये 2 कतरे आपके बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है। आपके बच्चे को मुस्तकबिल में अगर माजूरी से बचाना है, इस खतरनाक मूजी बीमारी से, मर्ज से बचाना है, तो आपको हर हाल में ये 2 कतरे अपने बच्चों को पिलाने हैं। इस सिलसिले में एक पैकेज आप देखें तो ये है वो अहम तरीन पैगाम। हमें मिलकर शिकस्त देनी है और पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त से निकालना है जो पोलियो के मर्ज में अभी मुब्तला हैं, उस मुतासरा ममालिक में शामिल है। और हम ये कर सकते हैं अगर हम मिलकर ये जंग लड़ें। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं सारे एड्रेसेस। देखते रहिएगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिए।